नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र का व्यापक विकास का प्रतिबंध होगा। आगे आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, हमने कोविड के पूरे कालखंड में देखा है कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो कैसे कम समय में अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। आवश्यक मेडिकल डिवाइस, मेडिकल इंफ्रा से लेकर वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन तक भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तब देश में भांति भांति के सवाल उठ रहे थे। टेस्टिंग लैब नहीं है तो जांच कैसे होगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? भारत को कब वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन मिल भी गई तो इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन लगाने में कितने साल लग जाएंगे? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने बार बार आए। लेकिन आज सबका प्रयास की ताकत से भारत ने सारी आशंकाओं का उत्तर दे दिया है। हम लगभग 200 करोड़ वैक्सीन डोज देशवासियों को लगा चुके हैं। बायोटेक से लेकर तमाम दूसरे सेक्टर्स का तालमेल सरकार, इंडस्ट्री और एकेडमिया का तालमेल भारत को बड़े संकट से बाहर निकाल लाया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया है। इससे पहले बीजेपी ने बुधवार को अपने सभी 9 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की थी। माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय है और 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने के कारण मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बीजेपी के सभी 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा 6 मंत्रियों और 2 अन्य उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यति नरसिंह आनंद का भी नाम एफआईआर में जोड़ा जा रहा है। ये दोनों नाम उस एफआईआर में शामिल हैं जिनमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज की हैं, उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी भी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही एक अपील भी की है कि ऐसे पोस्ट से बचा जाए जिससे माहौल खराब हो सकता है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा के प्रॉफिट मोहम्मद पर दिए गए बयान पर देर से की गई कार्रवाई को लेकर के बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता तोशी मेंडोला ने यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की। यूपी का माहौल गर्म है। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री अनिल राजभर है। यूपी की योगी सरकार क्या काम कर रही है? कानपुर में हिंसा हो रही है, अलकायदा लेटर जारी कर रहा है, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, हिंदू भगवों को लेकर कह रहा है कि मार देंगे। कहाँ है सरकार आपकी? नहीं, कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे कार्यवाही करती है ये पूरा देश जानता है। कार्यवाही से पीछे हटने का सवाल नहीं है और किसी को भी प्रदेश के अंदर अशांति पैदा करने की छूट नहीं दी जाएगी। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है, उसको हम करेंगे। दिल्ली, मुंबई, गुजरात तमाम राज्यों पे बोल दिया है कि विस्फोट हो जाएगा, शरीर पे खुद ही बम लगाकर उड़ा देंगे। कोई बात नहीं है, जो लोग कहने वाले हैं प्रशासन उनका संज्ञान ले रहा है। आपसे सवाल, उपचुनाव को लेकर क्या समझ रहे हैं, क्या तैयारी है? क्योंकि कानपुर हिंसा भारी ना पड़ जाए आप लोगों पर। ऐसा कुछ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उपचुनाव भी हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अंगद के साथ तोशी मेंडोला, FM न्यूज़। यूपी का राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान आज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में दोपहर 3 बजे घोषणा की जानी है। संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को की गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी की टीम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने ईडी की मांग मान ली है और 13 जून तक ईडी की हिरासत में भी रहेंगे सत्येंद्र जैन। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां भी कुर्क की थी। इसमें अंकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही इंडो मेटल इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही थी। पतित पावन गंगा के अवतरण दिवस पर आज शिव की नगरी काशी में उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत और इसके साथ ही उपवास आदि करने के लिए काशी में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अस्सी दशाश्वमेध और से लेकर के राजघाट तक हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। गंगा के इस पार से लेकर के उस पार तक मेले जैसा मंजर नजर आया। घाटों पर अस्तवानों की भीड़ और इसके साथ ही सुगम व्यवस्था भी की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो सके। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ, संकट मोचन, बाबा काल भैरव समेत अन्य मंदिरों में भीड़ उमड़ी है।
भीषण गर्मी होने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। घाटों से लेकर के मंदिरों और गलियों तक पुलिस मौजूद है। गंगा की तो मान्यता पौराणिक है और आज नहीं, गंगा तो पुराणों में भी प्रसिद्ध है गंगा का। और गंगा दशहरा का महत्व है, जो कि लोग इसमें स्नान करते कहते हैं कि गंगा में नहाने से 100 गायों के बराबर दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है लोगों को। तो गंगा का महात्म जो है वो एक बहुत ही उसका महात्म है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। गंगा दशहरा नहाने से 10 तरह के संपूर्ण पाप कट जाते हैं, 10 तरह के फूल फल, 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन स्नान करने से सभी प्रकार के पाप कट जाते हैं। आज गंगा दशहरा है। आज के दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई है। शंकर की जटाओं से छूट करके गंगा जी यहाँ आई है। गंगा जी शंकर जी के जटाओं से छूट करके आज पृथ्वी पर अवतरित हुई है गंगा जी। आज का पर्व ज्येष्ठ मास के गंगा दशहरा पर्व के नाम से जाना जाता है। आज के दिन हमारे गंगा माता स्वर्ग से अवतरित होकर धरती पर विराजमान होके हम मनुष्यों को नयन की और अपने पाप से मोक्ष के लिए गंगा की तो मान्यता। कानपुर हिंसा मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो कानपुर पुलिस ईडी को जफर हयात के बैंक अकाउंट और पैसे की डिटेल देने की भी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस पीएफआई से जुड़े लोगों के पैसे और फंडिंग की भी जानकारी साझा करेगी। पीएफआई कनेक्शन को लेकर के पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन तीनों की पहचान सैफुल्ला, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के दंगों में भी शामिल थे और जेल भी भेजे गए थे। मुंबई के बांद्रा में शास्त्री नगर में इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एक G+2 इमारत रात करीब 12:15 बजे गिर गई थी और हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को बांद्रा भाभा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। मुंबई पुलिस के डीएसपी ने बताया कि इस पूरे हादसे पर करीब 6 लोग बुरे तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी मंजिल पर 17 लोग थे, जिनमें से 16 लोग घायल हुए, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है और एक व्यक्ति की इस हादसे में जान भी चली गई है। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद मुस्लिम देशों भारत के राजदूत को तलब किया है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुवैत जैसे छोटे देश का भारत के राजदूत को इस तरह धमकाना ठीक नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ये कुवैत जैसे छोटा सा देश यदि हमारे राजदूत को बुला के धमकाए तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए और हम शुरू से कह रहे हैं ये देश है वो प्रेम और भाईचारा का है। हम अपने विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी के लोग यहाँ रहते हैं और यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। तो मैं शुरू से कहता हूँ मैं अपने धर्म को मानूं और उसमें गौरवान्वित महसूस करूँ, लेकिन दूसरे के धर्म को अपमानित करने का या दूसरे धर्मावलंबियों से उसको हे दृष्टि देखना ये ठीक नहीं। दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान हमको करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणियों के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अरब देशों ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए भारत पर काफी
भारत पर, इसके साथ ही माफी मांगने का भी दबाव डाला है। ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की चिंता है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी मुस्लिम विरोधी बातों को बढ़ावा दे रही है, ये कहा है, और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम, जो मुस्लिम उम्मा है, वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार और बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I think the Foreign Office has also come out with clear clarification on that, on the international demand, and the Bharatiya Janata Party has taken the necessary action in this regard. I would urge you to look at the statement that the Foreign Office has taken out yesterday. We will lead the world, we will continue to lead the world, and with all these countries also we have very good relations, and the relations will continue to be very good. All the Indians living in Gulf countries are safe and they do not have to worry. There is no tension. You can contact any of your friends or relatives there. There is nothing that they are having to face there. I think कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। उनकी इस मांग को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मान लिया है और अब उनसे पूछताछ के लिए एजेंसी नए समन जारी करेगी। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा था। इसमें सोनिया गांधी को 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होना था और राहुल गांधी को 13 जून को। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी और अगर राहुल विदेश से वापस आ गए तो वो भी शामिल होंगे, अन्यथा ईडी से और समय मांगा जाएगा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जिस लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ हो रही है, अब पुलिस ने उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया है। यह भी जानकारी दी गई है कि इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच भी फिलहाल की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मूसेवाला की हत्या की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुदेश हिरामल की भी केस में सक्रिय भूमिका सामने आई है।
ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर के ये महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस महापंचायत में किसानों की मांगों को लेकर के आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। महापंचायत का आयोजन किसानों को जागरूक करने और किसानों की जमीन के बदले ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मांगने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि किसान जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण में किसानों को सर्किल रेट से मुआवजा दिए जाने और तीनों प्राधिकरण से किसानों को उनके अवश्य भूखंड देने की भी मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन साथ ही ट्रैक्टर पर लगे एनजीटी की 10 साल की पाबंदी को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने किसानों के लिए बिजली को 24 घंटे मुक्त करने की भी मांग रखी है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने कहा कि अगर सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस बार ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं लखनऊ जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।